Hello, my dear kids. Welcome back to the Knowledge series by Amit Publishing House. Children, my name is Vandana and we are doing Science Class 8. This is a book, Science Horizon Inspiring Tomorrow's Innovators. So, children, today we are going to start with a new chapter. This is chapter number 4 of your book, and the name of the chapter is Combustion and Flame. So in this chapter, we are going to learn about combustion, combustible and non-combustible, types of combustion, history of matchstick, control of fire, flame, fuels, types of fuels, characteristics of a good fuel, effects of combustion of fuel on the environment. We get energy for our daily activities from fuel. But these fuels do not produce energy unless they go through the process of combustion. On combustion only they produce heat and light energy. Materials burn in different manner. Some materials burn while some do not. Some produce ash and smoke while others may not. सो चिल्ड्रन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर हम अपने जो भी डेली एक्टिविटीज़ करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए, और वो कब मिलता है? जब जो है किसी भी चीज़ को हम बर्न करते हैं, वो एनर्जी प्रोड्यूस तभी करता है जब तक वो कंबशन के प्रोसेस से नहीं गुजरता. और कंबशन में क्या होता है? कंबशन में हीट और लाइट दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं. जो भी मटेरियल्स हम बर्न करते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो बर्न हो. कुछ बर्न होते हैं, कुछ नहीं. कुछ ऐश और स्मोक को प्रोड्यूस करते हैं बट दूसरे नहीं. They can also burn with or without flame, and color of flame may also vary from material to material. So ये चीज़ें जो बर्न करती हैं, फ्लेम के साथ भी बर्न कर सकती हैं और कई बार फ्लेम के बिना भी बर्न करती हैं. इनके जो बर्निंग कलर है वो भी डिफरेंट हो सकता है मटेरियल टू मटेरियल. बट टू थिंग्स आर कॉमन इन ईच केस: इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोडक्शन ऑफ हीट. सो दोनों चीज़ों में एक चीज़ बहुत ही कॉमन है कि ये ऑक्सीजन को लेते हैं और हीट को प्रोड्यूस करते हैं. एंड लाइट ऑल्सो. दैट इज वाई वी यूज डिफरेंट कम्बशन प्रोसेसेस फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक कुकिंग, रनिंग ऑटोमोबाइल्स एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. सो ये तीनों प्रोसेस करने के लिए हम अलग अलग कम्बशन लेवल को यूज़ करते हैं और अपने काम को कंप्लीट करते हैं. इन अर्लियर टाइम्स इट वाज थ्रू दैट evolution of smoke during burning was escape of wild spirit. So अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो ऐसा कहा जाता था कि स्मोक निकलने का मतलब है कि एक वाइल्ड स्पिरिट मीन्स एक बुरी आत्मा जो है जा रही है. बट लेवर्स अटेम्प्ट हेल्प द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ कम्बशन. सो लेवर्स के जो अटेम्प्ट्स थे उनको जो है जब वर्ल्ड ने समझा तो उन्हें पता चला कि कम्बशन क्या होता है. नाउ लेट्स लर्न व्हाट इज कम्बशन. कम्बशन इज एन ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस. This is the process of burning a substance into the presence of oxygen and get heat and light energy from it. So combustion is an oxidization process, and this is a process of burning a substance in the presence of oxygen and get heat and light energy from it. So ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है चीज़ों को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और ये चीज़ें क्या प्रोड्यूस करती हैं? हीट और लाइट, जो कि एक एनर्जी के फॉर्म है. मोस्ट प्रिसाइजली इट कैन बी डिफाइंड एज. इसे कैसे डिफाइन किया जा सकता है? कंबशन इज अ सीक्वेंस ऑफ एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. सो ये जो है एक सीक्वेंस है किस चीज़ का? एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का, बिटवीन फ्यूल एंड द ऑक्सीडेट accompanied by production of heat and change in chemical composition. So ये जो है रिएक्शन है फ्यूल का और ऑक्सीडेंट्स का, जो क्या करते हैं? जो अकम्पनी करते हैं by the production of heat and change in chemical composition.
सो हीट और जो केमिकल कॉम्पोजिशन है इनके बीच में ही रिएक्शन होता है ऑफ द सब्सटेंस बीइंग कंबस्टेड, जिस सब्सटेंस को कंबस्ट किया जा रहा है. एनर्जी ऑफ फूड इन आवर बॉडी इज ऑल्सो रिलीज बाय द प्रोसेस ऑफ कंबशन. हमारी बॉडी में जो एनर्जी होता है वो भी कंबशन से ही रिलीज किया जाता है, नोन एज रेस्पिरेशन, जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं. कंबशन एंड बर्निंग. दो कंबशन एंड बर्निंग सीम टू बी वन एंड द सेम थिंग एट द ग्लैंस, बट देयर इज अ लिटिल डिफरेंस. सो भले ही ये जो कंबशन है और जो बर्निंग है दोनों ही एक जैसे दिखाई देते हैं अगर हम ये देखें, लेकिन इनके अंदर भी कुछ डिफरेंसेस हैं. In fact, burning is the most common type of combustion. जो burning है वो एक common type का combustion है. Burning necessarily involves production of flame and light energy. So burning क्या है? इसमें जो है flame और light energy को form किया जाता है, produce किया जाता है along with the heat energy के साथ. Whereas combustion may or not involve flame and production of light. So अगर हम दूसरे बात में कहें तो जो combustion है इसमें जो है flame और light आ भी सकता और नहीं भी produce हो सकता है. For example, respiration is a combustion process which does not produce flame or light, but it is not burning. So एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है जिसमें हमने रेस्पिरेशन को लिया है. ये भी एक कंबशन का प्रोसेस है जिसमें ना कि फ्लेम प्रोड्यूस होता है, ना ही लाइट प्रोड्यूस होता है और ना ही कुछ बर्न होता है. नाउ कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल. लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी टू नो अबाउट कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. The substance which can undergo the process of combustion are known as combustible substances. So वो चीज़ें जो इसकी इस प्रोसेस में आते हैं उन्हें हम combustible substances कहते हैं. जैसे कि हो गया for example wax, paper, wood stick, cloth, cotton, LPG, kerosene, etc. So ये सारी चीज़ें क्या है इस प्रोसेस में जो है they undergo this process. So they are called combustible substances. Non-combustible substances क्या होते हैं? The substance which cannot undergo the process of combustion. वो चीजें जो combustion के process के अंदर नहीं जाते, इन्हें ही हम non-combustible substances कहते हैं. For example, iron, steel, glass, etc. Now, types of combustion. Combustion may be classified into two types. इन two types में हम classify कर सकते हैं on the basis of the extent of combustion. So इनका जो extent है combustion का उसके basis पे and on the basis of manner of combustion. So किस manner में ये combustion हो रहा है on that basis. Now let's read about both of them on the basis of extent of combustion. Combustion may be complete or incomplete as per the extent of combustion. ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है as per the extent. And the first point here is complete combustion. In this type of combustion, combustible substances burn completely without leaving any residue. So अब जो है complete combustion में क्या होता है, जो भी चीज़ को हम burn कर रहे हैं वो पूरी तरह से burn हो जाती है, अपने पीछे कुछ भी residue नहीं छोड़ती है. Ash or smoke are not produced in this type of combustion. और इसमें क्या होता है, ना तो ash produce होता है और ना ही smoke produce होता है. Mostly gases like hydrogen and hydrocarbons undergo these type of combustion. So कई सारे जो gases हैं जैसे हाइड्रोजन हो गया या हाइड्रोकार्बन, अब ये जो है इस प्रोसेस के अंदर आते हैं. And hydrocarbon produce carbon dioxide, water and heat on combustion. तो जैसे ही हाइड्रोकार्बन को हम हीट करते हैं तो क्या होता है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस होता है. सो ये यू कैन सी CH4 is joined with 2O2 and the result is CO2 which is carbon dioxide, 2H2O which is water and heat and light. These things are produced in this process. Now the second one is incomplete combustion. Most of the elements do not burn completely and produce ash and smoke along with their oxidize. So कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ऐश भी प्रोड्यूस करते हैं, स्मोक भी प्रोड्यूस करते हैं
अपने ऑक्सीडाइज के साथ। एग्जाम्पल इज 2 mg plus O2 which is oxygen, and when these two are combined 2 MgO is recovered. हाइड्रोजन इज यूज एज रॉकेट फ्यूल, हाइड्रोजन को रॉकेट फ्यूल के रूप में भी यूज किया जाता है। इट बर्न्स कंप्लीटली टू प्रोड्यूस वाटर वेपर एंड हीट, ये पूरी तरह से बर्न हो जाता है और वाटर वेपर और हीट को प्रोड्यूस करता है। एंड हियर द फॉर्मूला, द केमिकल रिएक्शन इज गिवन हियर, 2H2 is added with oxygen O2, and what we get is 2H2O plus heat. On the basis of manner of combustion, rapid combustion. When the combustible material burns instantly and produces a large amount of heat and light, the combustion is said to be rapid combustion. जब जो मटेरियल है वो एकदम से जल जाता है और हीट और लाइट प्रोड्यूस करने लगता है, उसे ही हम रैपिड कंबशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑन टर्निंग ऑफ द ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव, जैसे हम गैस स्टोव के नॉब को ऑन करते हैं, द गैस स्टार्ट बर्निंग इमीडिएटली टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, गैस एकदम से जल जाती है और हीट और लाइट प्रोड्यूस करने लगती है, तो ऐसे ही रैपिड कंबशन कहते हैं। नेक्स्ट इज स्पॉन्टेनियस कंबशन. If a material burns suddenly without the supply of heat or friction externally, the process is known as spontaneous combustion. So अगर कोई मटेरियल जो है विदाउट द सप्लाई ऑफ हीट और फ्रिक्शन, बिना किसी हीट और फ्रिक्शन के जो है एकदम से जलने लग जाए, इसे ही हम स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाइट फॉस्फोरस कैन कैच फायर ऑन 25 डिग्री सेल्सियस। सो अगर व्हाइट फॉस्फोरस को हम 25 डिग्री सेल्सियस पे रख दें तो ये इसमें जो है फायर क्रिएट हो सकता है। सो इन समर व्हेन टेम्परेचर एक्सीड्स 25 डिग्री सेल्सियस, इट कैचेस फायर ऑटोमेटिकली। सो जैसे ही 25 डिग्री के ऊपर जो है टेम्परेचर जाता है, ये अपने आप आग पकड़ लेता है। दैट्स वाई इट इज केप्ट इमर्स्ड इन वाटर, इसलिए इन्हें पानी के अंदर डुबा के रखा जाता है। सोडियम also catches fire on coming in contact. अगर सोडियम को भी कांटेक्ट में रखा जाए एयर के तो ये भी आग पकड़ लेता है। सो इट इज ऑल्सो केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिनाइल, इसे केरोसिनाइल के अंदर जो है डुबा के रखा जाता है। फॉरेस्ट फायर एंड कोल फायर में ऑल्सो अकर स्पॉन्टेनियसली। सो जो फॉरेस्ट फायर होते हैं या फिर कोल फायर है, ये भी अपने आप ही पैदा हो जाते हैं। Now the third point is explosion. When during the process of combustion, tremendous amount of heat and light are evolved with a blast or force along with the production of a gas, the combustion is known as explosion. So, when during the process of combustion, process जो ये combustion का process है, tremendous amount of heat and light are evolved with a blast or force along with the production of gas, the combustion is known as explosion. So जैसे ही explosion होता है तो क्या होता है, combustion का process होता है जिसमें एकदम से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, और इसी को ही एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं, एक्सप्लोजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फायरवर्क एंड बॉम्ब। सो फायरवर्क और बॉम्ब में है, जैसे ही जो हीट और लाइट प्रोड्यूस की जाती है, एकदम से एक्सप्लोड करने लग जाते हैं। So children, here few questions are given. You have to write them on your own. What is combustion? What are combustible and non-combustible substances? What is explosion? Name a fuel that undergoes rapid combustion. Smoldering is also a type of combustion. It is a burning with a little smoke and no flame. So ये एक तरीके की burning है जिसमें जो है हल्का फुल्का smoke produce होता है लेकिन flame नहीं होती है। Now the next is conditions required for combustion. combustion के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या क्या conditions ज़रूरी हैं? Let's see. 3 things are necessary for combustion to take place. combustion को create करने के लिए 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। combustion cannot occur in absence of any of these. combustion जो इन चीज़ों में से अगर कोई भी चीज़ नहीं है तो ये नहीं occur कर सकता। presence of combustible substance. अगर combustible substance नहीं है तो combustion occur नहीं कर सकता। presence of supporter of combustion which is oxygen. अगर oxygen भी present नहीं है तो भी combustion will not work.
अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, एक जो है पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, अगर वो भी नहीं है तो combustion will not work. So it is represented here, combustion, it is represented here in the form of fire triangle. Now the presence of combustible substance, अब combustible substance का presence क्या है? Combustion cannot take place if the substance to be burned is non-combustible. Combustion तब नहीं हो सकता जब ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो कंबस्ट नहीं हो सकता, ऐसा प्रोडक्ट चाहिए कंबस्ट करने के लिए. ओनली कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कैन अंडरगो कंबशन. अगर आपके पास ये कंबस्टिबल सब्सटेंस है तो ही कंबशन इज पॉसिबल, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. नाउ द नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन. अब सपोर्टर ऑफ कंबशन कौन है? ऑक्सीजन. अगर ये भी नहीं है तो कंबशन इज नॉट पॉसिबल. Oxygen is supporter of combustion, and in the absence of the oxygen or air, combustion is not possible. That's why we need to breathe in oxygen. It helps in combustion of food through the process of respiration in order to produce energy. So ये ऑक्सीजन हमें भी हेल्प करता है. कैसे? ये हम जब रेस्पिरेशन करते हैं, जब हम ब्रीद इन करते हैं ऑक्सीजन को, तो ये हेल्प करता है हमारे फूड को हमारी बॉडी में combust होने में. This is why in case of unwanted fire we cover the soot of fire with a non-combustible material like sand, soil or blanket. So अब जो है कई बार होता है कि अचानक से आग लग जाती है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? कोई नॉन कम्बस्टिबल मटेरियल को यूज करते हैं, जैसे कि सॉइल हो सकता है, सैंड या फिर ब्लैंकेट. इन चीज़ों को हम उस कम्बस्टिबल मटेरियल पर डालते हैं जिससे जो है वो चीज़ जो है आगे जाके नहीं बढ़ती. सो दिस इज और इसकी वजह से क्या होता है? द एयर ब्रेक्स ऑफ एंड इट डज नॉट गेट इनफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड गेट एक्सटिंग्विश. सो अब जो है नॉन कम्बस्टिबल मटेरियल से जैसे हमने कवर किया तो क्या हुआ? ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाता है और वो चीज़ बुझ जाती है. अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, अब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए combustion को कैरी ऑन करने के लिए. There is a certain minimum temperature for each combustible substance. So हर substance को combustion होने के लिए एक particular temperature होता है, below which it cannot burn, जिसके नीचे वो नहीं जल सकता है. It is called the ignition temperature. इसे ignition temperature भी कहते हैं. Ignition temperature is the temperature of the combustible substance that is necessary to make it start burning. And this is called kindling temperature, और इस temperature को ही kindling temperature कहते हैं. Ignition temperature is different from different substances, and some substances have a very low ignition temperature. So कुछ substances जो है उनके जो ignition temperature है वो काफ़ी ज़्यादा low होते हैं, like phosphorus हो गया, sodium हो गया या फिर kerosene, and catch fire immediately on providing a small amount of heat to them. So अगर इन चीज़ों को अगर छोटी सी भी जो है हीट मिल जाती है तो भी ये फायर को कैच कर लेते हैं. Such substances are called inflammable substances, और ऐसी चीज़ों को inflammable substances कहा जाता है. जैसे कि मैस्टिक है सच अ लो इग्निशन टेम्परेचर. मैस्टिक जो है उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है. दैट very little energy produced by friction makes is ignite. So अगर हम मैचस्टिक को हल्का सा भी फ्रिक्शन मिलता है उसे तो क्या होता है? वो एकदम से जल उठती है. Now here some facts are given. Nitrocellulose film has ignition temperature even lower than the matchstick head. So matchstick का जो head है उससे भी कम इसका ignition temperature होता है, तो और क्विकली ये बर्न होती है. बिफोर इग्निशन टेम्परेचर combustible substance has to reach up to the flash point. सो इग्निशन टेम्परेचर से पहले जो सब्सटेंस है उसे एक फ्लैश पॉइंट तक पहुंचना होता है. फ्लैश पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच अ फ्यूल वेपोराइजेस टू गेट इग्नाइटेड. सो ये जो फ्लैश पॉइंट है ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे जो फ्यूल है वेपोराइज हो जाता है और जाके वो इग्नाइट हो जाता है. Now let's learn about the history of matchstick. Use of matchstick first started in Egypt about 5,000 years back. So
ये जो मैच स्टिक है इसका यूज जो है 5,000 ईयर्स पहले जो स्टार्ट हुआ था इजिप्ट में. The initial matchstick was a thin stick of pine wood dipped in sulfur. So पहले जो मैचस्टिक था वो एक थिन स्टिक था पाइन वुड का जिसे जो सल्फर में डिप किया जाता था. In later years it was replaced by a wooden stick with a paste of white phosphorus. So अब जो है आगे जाके क्या हो गया, जो मैचस्टिक था उसे रिप्लेस कर दिया गया एक वुडन स्टिक से जिसमें एक वाइट फॉस्फोरस, एंटीमोनी, ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड और ग्लू को मिक्स करके जो है इनका एक पेस्ट जो है इसके वन एंड पे लगाया गया. फ्रिक्शन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रबिंग ऑफ इट्स हेड इग्नाइट द वाइट फॉस्फोरस. सो जैसे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है तो इस केस में क्या होता है, जो वाइट फॉस्फोरस होता है वो इग्नाइट हो जाता है, मीन्स जल जाता है. द इग्नाइटेड वाइट फॉस्फोरस इन टर्न रिएक्ट्स विद अदर सब्सटेंसेस. और ये जो वाइट फॉस्फोरस है ये दूसरे सब्सटेंसेस से रिएक्ट करता है एंड प्रोड्यूस हीट, और हीट को प्रोड्यूस करता है. बट वाइट फॉस्फोरस बीइंग हाईली इन्फ्लेमेबल प्रूव टू बी डेंजरस फॉर वर्कर्स मैन्युफैक्चरिंग इट. सो ये जो वाइट फॉस्फोरस है ये काफ़ी ज़्यादा इनफ्लेमेबल है जिसकी वजह से जो वर्किंग मैन्युफैक्चरर्स थे, जो वर्कर्स थे, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था. सो दिस वॉज रिप्लेस बाय रेड फॉस्फोरस. तो इसे जो है रेड फॉस्फोरस से रिप्लेस कर दिया गया. Nowadays only antimony trisulfide and potassium chloride mixture is used on matchstick head. अब आज के टाइम में सिर्फ इन दोनों को यूज किया जाता है मैचस्टिक के हेड पे. रबिंग सरफेस हैज पाउडर्ड ग्लास एंड रेड फॉस्फोरस. जो रबिंग सरफेस होता है उसमें पाउडर्ड ग्लास होता है और रेड फॉस्फोरस होता है which converts into white phosphorus on rubbing. So जैसे ही इसे रब किया जाता है ये white phosphorus में convert हो जाता है and reacts with potassium chlorate, और potassium chlorate के साथ react कर जाता है and produces heat to ignite antimony. और ये heat को produce करता है जिससे कि antimony trisulfide जो है heat up हो जाता है. एंड फाइनली द मैचस्टिक स्टार्ट बर्निंग. और इसके बाद जो मैचस्टिक है वो बर्न होने लगती है. ये यू कैन सी दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इन द लाइटनिंग ऑफ द मैच. रेड फॉस्फोरस इज एडेड विद पाउडर ग्लास एंड ऑन बीइंग रब्ड इट कन्वर्ट्स टू व्हाइट फॉस्फोरस एंड देन reacts with potassium chlorate on matchstick head and produces to ignite antimony sulfide, finally leads to burning of matchstick. Control of fire. We know that 3 necessary conditions for combustion to take place. हमें पता है कि ये 3 steps बहुत ज़्यादा important है combustion के लिए. So presence of combustible material, presence of oxygen and ignition temperature. Absence of any of these condition will extinguish the fire. So अगर हम इन तीनों में से कोई भी चीज नहीं है तो क्या होगा, फायर जो है extinguish हो जाएगी. So to extinguish the fire we can either remove the combustible substance, cut off the supply of oxygen, or lower down the temperature of burning substance below its ignition temperature. सो अगर ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आग को जलाने में, कंबशन को प्रोड्यूस करने में, तो अगर इनमें से कोई सी भी चीज़ को हम ख़त्म कर देते हैं तो हम फायर को रोक सकते हैं. सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमूव कंबस्टिबल सब्सटेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ फायर, सो जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसे तो नहीं हटा सकते. वी मे ट्राई टू कट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन को बंद कर सकते हैं. लोअर डाउन द टेम्परेचर, टेम्परेचर को लो कर सकते हैं. एंड add a non-supporter of combustion. जो non-supporter है combustion का उसे भी add कर सकते हैं जो कि है carbon dioxide which is CO2. Cutting off the supply of air. अब cutting off supply of air क्या है? We can cut off the contact of fire with air by making a, so fire से हम air के contact को कम कर सकते हैं by making a separation between the two by some non-combustible substances. So कुछ non-combustible substances है उनको use करके हम इसे कम कर सकते हैं. For this we mainly use the following ways. So कुछ चीज़ें हैं जो हम use कर सकते हैं. Converting the burning object with a safety blanket. जहाँ पे जो burning object है उसे एक safety blanket से हम cover कर सकते हैं.
throwing sand or soil on the fire. Sand या फिर soil डाल सकते हैं fire पे. Throwing water on the fire. Water vapors surround the burning object and cuts the contact with air. Next is by lowering down the temperature. Temperature को low करके. What is very effective and most easily available extinguisher. So काफ़ी ज़्यादा effective होता है water और काफ़ी easily मिल जाता है हमें as an extinguisher. It not only cuts off the oxygen supply to fight the fire but also helps in lowering the temperature. So ना तो ये सिर्फ ऑक्सीजन की सप्लाई को ख़त्म कर देता है लेकिन टेम्परेचर को भी लो कर देता है. As water is a conductor of heat, when it is thrown over the burning thing, it takes away the heat from it, lowers down the temperature of the burning substance. So क्योंकि water एक कंडक्टर है हीट का, so जैसे इसे हम किसी भी बर्निंग चीज़ के ऊपर फेंकते हैं तो ये उसका हीट ले लेता है और उसके टेम्परेचर को लो कर देता है. When the temperature becomes lower, then the ignition temperature, the fire gets extinguished. और जब टेम्परेचर जो कम हो जाता है उसके इग्निशन टेम्परेचर से तो फायर जो है खत्म हो जाता है, एक्सटिंग्विश हो जाता है. वाटर कुड बी थ्रोन मैनुअली ऑन स्मॉल फायर्स. सो अगर छोटे मोटे फायर हैं तो उसमें हम मैनुअली डाल सकते हैं और थ्रू बिग फायर ब्रिगेड्स ऑन बिग फायर. सो बाय फायर ब्रिगेड्स की मदद ले सकते हैं अगर कहीं बड़ी आग लगी हुई है तो. बट it could not be used in the case of fire of electric short circuit. अगर electric short circuit है तो उस केस में हम इसे यूज नहीं कर सकते. As water can conduct electricity and give an electric shock to the person who is trying to extinguish fire. So क्योंकि जो है water एक good conductor है electricity का, so जो भी person इस आग को बुझा रहा है, extinguish कर रहा है, उसे electric shock भी लग सकता है. Water is also not effective in case of fire or kerosene, petrol and oil. So water जो है अगर इन चीज़ों से आग लगती है तो उसमें effective नहीं है because all of these are lighter than water. क्योंकि ये सारे जो है पानी से light होते हैं and float over the water surface. और पानी के surface के ऊपर भी ये float करेंगे and keep on burning और जलते रहेंगे. Adding a non-supporter of combustion like carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन सपोर्टर है कंबशन का, सो एडिंग दैट. कार्बन डाइऑक्साइड हैज अ यूनिक क्वालिटी टू एक्सटिंग्विश फायर. सो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है जो फायर को एक्सटिंग्विश कर देती है. इट्स हेवियर देन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन से हैवी होता है एंड मेक्स अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर. सो ये जो फायर है उसके आसपास एक ब्लैंकेट बना लेता है एंड दस कट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन का जो कॉन्टैक्ट है उसे खत्म कर देता है. सो इट इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश अ फायर. फायर को एक्सटिंग्विश करने के काम में आता है. फायर एक्सटिंग्विशर्स कैन बी यूज्ड फॉर एनी काइंड ऑफ फायर और एनी combustible substance including petrol, oil and electrical appliances. Mostly all the fire extinguishers make the use of carbon dioxide to extinguish fire. So जो ज़्यादातर जो extinguishers हैं वो बनाए जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से जो फायर को एक्सटिंग्विश कर देता है. फर्स्ट सोडा एसिड extinguisher was claimed by Francis Cartier in 1866 in France. तो फ्रांसिस कार्टियर ने एक एक्सटिंग्विशर बनाया था जो था सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर and he made a use of water, soda bicarbonate and tartaric acid. So इसको बनाने में इन तीनों चीज़ों को उन्होंने यूज किया था. सोडा एसिडिफाइड एक्सटिंग्विशर, अब ये क्या है? This is the most common and the simplest fire extinguisher. It is easily accessible in house, factories, office, hospital, cinema hall, etc. तो हर जगह पे easily मिल जाता है. What is the principal use here? Acids on reacting with carbonates and bicarbonates of metal produce carbon dioxide gas. So ये जो एसिड्स हैं जब वो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल के तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करते हैं. एसिड्स प्लस बाइकार्बोनेट्स इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. इन सिंपल
सो जो सिंपल एक्सटिंग्विशर्स हमने देखे हैं उसमें इन दोनों के मिक्सचर होते हैं एंड द फॉर्मूला हियर इज 2NaHCO3 which is sodium bicarbonate is added with H2SO4 which is sulfuric acid, and the what we receive is Na2SO4 which is sodium sulfate, and 2H2O which is water, and 2CO2 which is carbon dioxide. Thus CO2 is produced which is released over fire. So अब जब CO2 जो है प्रोड्यूस होता है जो फायर के ऊपर रिलीज करते हैं. Now construction, soda acid fire extinguisher has 3 parts in its structure. So ये जब सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, कंटेनर, बॉटल एंड नॉब. The container is cylindrical in shape and contains sodium bicarbonate solution. So ये जो कंटेनर है ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है और इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है. The small bottle of thin and fragile glass is fitted on the mouth of the container. So एक स्मॉल बॉटल होता है जो ग्लास से बनता है, ये इसके माउथ पे, इस कंटेनर के माउथ पे फिट होता है. एंड द बॉटल कंटेन्स कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और ये जो बॉटल है इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है. द प्लंजर इज अटैच टू द बॉटल, और ये जो प्लंजर है इसे जो है बॉटल में अटैच किया जाता है. ये यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर इन फ्रंट ऑफ यू. हियर इज अ सेफ्टी पिन, और जब भी जैसे हम इसे किसी भी फायर के सिचुएशन में हम सेफ्टी पिन को निकाल के वी कैन यूज दिस. This is the handle. By using it, we can extinguish the fire. Working. When a fire takes place, we press the plunger to extinguish that. Further exerts pressure on the bottle, which breaks down to let sulfuric acid get mixed with the soda solution. So जैसे ही फायर के केस में हम इसे लेके जाते हैं, हम प्रेस करते हैं प्लंजर को, तो क्या होता है, to extinguish the further exerts pressure, और इस केस में क्या होता है, प्रेशर एक्सर्ट होता है उस बॉटल पे जो टूट जाती है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है जाके सोडा सोल्यूशन में मिक्स हो जाता है. केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, और केमिकल रिएक्शन होता है जिससे जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, एंड बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. दिस इज रिलीज ओवर द साइट ऑफ फायर थ्रू द डिस्चार्ज ट्यूब. डिस्चार्ज ट्यूब से निकलता है एंड एक्सटिंग्विशेस द फायर. कार्बन डाइऑक्साइड में ऑल्सो बी प्रोड्यूस बाय थ्रोइंग ड्राई केमिकल्स लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम. कार्बन डाइऑक्साइड को भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, कैसे, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम को आग के ऊपर थ्रो करके. These chemicals produce carbon dioxide on heating. जैसे ये केमिकल्स हीट होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं. ये यू कैन सी 2NaHCO3 which is sodium bicarbonate. जब इसे हीट किया जा रहा है तो सोडियम रिलीजेस सोडियम ऑक्साइड which is Na2O plus water plus carbon dioxide. Flame. We generally identify combustion or burning by the presence of flame. The part of burning we see is flame. So generally हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, हमें कंबशन कैसे पता चलता है, जब हम किसी फ्लेम को जलते हुए देखते हैं. एंड द पार्ट ऑफ बर्निंग वी सी इज कॉल्ड फ्लेम. जो बर्निंग पार्ट है उसे हम फ्लेम कहते हैं. फ्लेम इज अ गैस, इज द गैसियस विजिबल एंड ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फायर. सो फायर का ये गैसियस विजिबल और ल्यूमिनस पार्ट होता है. ऑल द कंबस्टिबल सब्सटेंसेस डू नॉट प्रोड्यूस फ्लेम. जितने भी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं वो सब फ्लेम को प्रोड्यूस नहीं करते हैं. Wax, paper, cloth, LPG, kerosene etc. produce a flame and on burning while coal does not. So ये जो चीज़ें हैं ये फ्लेम को प्रोड्यूस करती है लेकिन कोल नहीं करता है. It simply glows on combustion. जैसे ही combustion का प्रोसेस होता है ये ग्लो करता है बस. Flame is produced only when a substance vaporizes and undergoes combustion. फ्लेम तब प्रोड्यूस होता है जब एक सब्सटेंस जो वेपराइज होता है और combustion के प्रोसेस के अंदर जाता है. In the burning of a candle, first the molten wax of the candle rises up to the wick and gets vaporized. So जब कैंडल बर्न करता है जो molten wax है वो कैंडल का वो राइज करता है wick तक and it gets vaporized. Now these vapors burn to produce a flame. और ये वेपर जो है बर्न होते हैं और जो है फ्लेम को प्रोड्यूस करते हैं.
द कलर ऑफ फ्लेम मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। ये जो कलर है फ्लेम का वो अलग हो सकता है अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए, एंड इन डिफरेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और अलग अलग अमाउंट जो है ऑक्सीजन का उसमें भी ये डिफरेंट हो सकता है। अ गैस produces a blue flame in the presence of adequate supply of oxygen, whereas in case of insufficient supply of oxygen it burns with a yellow flame. So एक गैस है जो ब्लू फ्लेम देती है जब उसे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन जब ऑक्सीजन कम होता है तो उस केस में वो येलो फ्लेम देती है। फ्लेम्स में बी ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। The flame of a candle produces a luminous flame which is yellow in color and is produced by the presence of unburned carbon particles in it. Whereas the blue flame of LPG is a non-luminous one which is produced due to the complete combustion of carbon. So जो flames हैं वो luminous भी हो सकते हैं, non-luminous भी हो सकते हैं। जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो उसमें एक येलो फ्लेम निकलती है जो कि ल्यूमिनस होती है, जिसमें वो कार्बन पार्टिकल्स जो है रिलीज करती है, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। लेकिन जो ब्लू फ्लेम होती है एलपीजी की वो नॉन ल्यूमिनस होती है, क्योंकि जो यहाँ पे कंबशन है कार्बन का वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। कलर्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस बाय सम सब्सटेंसेस आर गिवन हियर। सो कुछ सब्सटेंसेस को जब हम बर्न करते हैं तो अलग अलग फ्लेम्स देते हैं। क्या क्या है, लेट्स सी। सोडियम गिव्स येलो कलर, magnesium gives white, LPG blue, potassium purple, borax, light green, arsenic blue, barium pale, calcium brick red, and copper gives blue green flame. Wood burns with a yellow flame because of presence of sodium in it. So wood जो है वो एक येलो फ्लेम देता है क्योंकि उसके अंदर सोडियम प्रेजेंट होता है। Candle flame. If we study the structure of candle flame, we will observe 3 distinct zones in it. अगर हम candle flame को अच्छे से पढ़ें तो हमें उसमें 3 distinct zones दिखाई देंगे। The first is the dark zone. This is the innermost zone of the flame. So flame का ये सबसे innermost zone होता है. It is black in color. In this range, no combustion takes place because of the lack of oxygen around wick. क्योंकि जो विक है उसके आसपास ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए यहाँ पे आपको ब्लैक कलर दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पे कंबशन नहीं हो रहा है। दिस कंटेन्स अनबर्न वेपर्स ऑफ वैक्स, और इसमें जो अनबर्न वेपर्स हैं वैक्स के वो हमें दिखाई देंगे। इट इज द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, और ये फ्लेम का कोल्डेस्ट पार्ट होता है। नेक्स्ट इज ल्यूमिनस जोन। इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ द फ्लेम, इट इज मॉडरेटली हॉट। सो ये जो ल्यूमिनस पार्ट होता है ये मॉडरेटली हॉट होता है, हल्का फुल्का हॉट होता है। This part gets a little supply of oxygen, so partial combustion takes place in this part. So अब इस पार्ट में हल्का ऑक्सीजन सप्लाई रहता है जिसकी वजह से जो है combustion इस प्लेस में होता है। Black shoot comes out of the candle flame. Black shoot coming out of the candle flame comes from this part only. जो ब्लैक कलर का जो शूट निकलता है जो उससे वो जो है इसी पार्ट से निकल के आता है। The shoot contains unburned carbon particles, और ये जो shoot है इसमें unburned carbon particles हैं which glow and produce yellow light, जो glow करते हैं और yellow light को produce करते हैं। That is why this part looks luminous and yellow. इसी वजह से ये जो part है ये luminous दिखता है और yellow color का दिखता है। Now the third is non-luminous zone, this blue zone. So this is the outermost part of the flame and it is the hottest part of the flame. ये flame का जो सबसे hottest part होता है, this part being outmost gets the adequate supply of oxygen. क्योंकि ये part सबसे बाहर होता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा इस part को मिलता है। That's why wax vapors burn completely in this part. So इस part में जो wax vapors होते हैं वो पूरी तरह से जल जाते हैं। With no residue unburned particles, जिसमें कोई भी रेसिड्यू नहीं बचता। Hence it looks non-luminous and blue in color, इसलिए ये non-luminous दिखता है और blue color का दिखाई देता है। So here you can see the picture of different zones of the candle flame. Now fuels. Fuels are the substance that provide us energy on burning. Fuels ऐसे substance हैं जो हमें energy देते हैं burn करते time।
and coal, petroleum, LPG, etc. are some common fuels. Each fuel has different characteristic. हर fuel की एक अपनी खुद की characteristic होती है. These characteristics grade them as good, very good and poor fuel. So ये जो characteristics हैं ये इन्हें divide करती हैं अलग अलग categories में. Different fuels are selected for different activities. अलग अलग fuels को अलग अलग activities के लिए select किया जाता है. Such as petroleum is used for transport, LPG is and kerosene is used for cooking, and coal and petrochemicals to generate electricity. So यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग फ्यूल्स को अलग अलग कैटेगरी में डाला गया है, अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज होते हैं. So now let's learn about the characteristics of the fuels. The first is type of fuel. Fuels may be classified on the basis of their physical state. So fuels को हम divide कर सकते हैं उनके physical state के according different parts में. So fuels are of three types. Solid fuels such as wood, coal, cow dung, etc. So ये solid form में होते हैं. These are solid fuels. Next is liquid fuels such as petrol, kerosene, diesel, oil, etc. So these are called liquid fuels. Next is gaseous fuels such as hydrogen, methane, LPG, CNG, biogas, water gas, producer gas, etc. So ये कुछ gaseous fuels हैं. Now food is a fuel for our body. जैसे हमारी body के लिए एक fuel है जिसका नाम है food, वो बहुत ज़्यादा important है. Now what are the calorific values of fuel? Different fuels produce different amount of heat on burning. So इन fuels को जब हम burn करते हैं ये अलग अलग amount of energy produce करती हैं, heat produce करते हैं. This amount of heat produced is determined by calorific value. So जो भी ये heat को produce करते हैं उसको calorific values में determine किया जाता है. Calorific value of is the amount of heat produced when 1 kg of fuel is completely burned in sufficient supply of water. So ये calorific values हमें तब मिलती हैं जब हम 1 kg fuel को जो है पूरी तरह से burn कर लें in the sufficient supply of oxygen. Oxygen की sufficient supply में. For example, 4.5 kg of a fuel burns completely to produce 1,80,000 kilojoules of heat. Its calorific value can be calculated as the total mass of fuel is 4.5 kg. Total heat produced is 1,800 kilojoules and heat produced from 1 kg of fuel is, when we divide both of them, we get 40,000 kilojoule per kg. So the calorific value is 40,000 kilojoule per kg. Here we see that the unit of calorific value is kg and kj upon kg, which is kilojoules upon kilogram. The more the calorific value of the fuel, the better the fuel will be. जितनी ज़्यादा calorific value कितना ज़्यादा है efficient वो fuel होगा. Hydrogen is considered to be the best fuel. Hydrogen को एक best fuel कहा जाता है. क्यों? Its calorific value is the highest. इसकी जो calorific value है सबसे ज़्यादा highest है. It produces no smoke on burning. Burn करते समय ये बिल्कुल भी smoke produce नहीं करता. It is being worked on by the scientists to make it accessible to be used more widely as a fuel. So scientists work कर रहे हैं ताकि इसे और ज़्यादा अच्छे से use किया जा सके. LPG is also a good fuel for domestic use. Domestic use के लिए हम LPG use करते हैं. Calorific value of some fuels are listed below. Cow dung cake 6,000 to 8,000. Wood 17,000 to 22,000. Coal 25,000 to 33,000. Petrol 45,000. Kerosene 45,000. Diesel 45,000. Methane 50,000. CNG 50,000. LPG 55,000. Biomass 35 to 40,000. And hydrogen 1,50,000. Characteristics of a good fuel. Besides having high calorific value, a good fuel must possess some other characteristics. So high calorific value तो important है, लेकिन जो good fuel होता है उसके कुछ और characteristics भी होते हैं. Let's see what are they.
देयर इग्निशन टेम्परेचर मस्ट बी लो, इनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कम होना चाहिए, सो दैट दे कैन कैच फायर इजली, ताकि ये फायर इजली कैच कर सके. A good fuel should not produce much smoke or other harmful substances. जो good fuel है वो ज़्यादा smoke produce ना करे या दूसरे substances को as they lead to environmental pollution, क्योंकि ये environmental pollution को cause कर सकते हैं. A fuel must be cheap, economic and affordable. सस्ता होना चाहिए, economic होना चाहिए और affordable होना चाहिए. A fuel should be easy to transport, easily transportable होना चाहिए. It must be easy to handle and store. Handle करना और store करना काफ़ी easy होना चाहिए. It should burn at a moderate rate, neither too fast nor too slow. So इसका जो burning rate है वो काफ़ी moderate होना चाहिए, ना ये जल्दी ख़त्म होना चाहिए ना ही ये slow जलना चाहिए. Now the effects of combustion on fuel of the environment. So क्या क्या effects है combustion के? Burning of fuel at a large scale is affecting our environment very badly. सो ये जो फ्यूल है इसे लार्ज स्केल में जब हम बर्न करते हैं तो ये हमारे एनवायरनमेंट को बुरी तरह से इफेक्ट करता है. मेनी हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसेस विच लीड टू ग्लोबल वार्मिंग. सो कई सारे जो गैसेस हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करते हैं. These gases are also a result of combustion of fuel. और ये गैसेस कब निकलते हैं? जब हम फ्यूल को कंबस्ट करते हैं. Fuels having carbon add unborn carbon particles as smoke and shoot to the air. So वो फ्यूल्स जिसमें कार्बन होता है ये क्या करते हैं? ये कुछ अनबोर्न कार्बन पार्टिकल्स हैं, उसे रिलीज करते हैं जो एयर में जाके स्मोक फॉर्म में शूट को रिलीज करता है. These particles when inhaled cause respiratory diseases. और जब इन particles को हम अपने अंदर inhale कर लेते हैं तो हमें कुछ respiratory diseases भी हो जाती हैं. These gases are also harmful for lungs and can even kill a person of suffocation. ये गैसेस इतने हार्मफुल हैं कि लोगों को सफोकेट कर सकते हैं और उन्हें मार भी सकते हैं. Acid rains are also a side effect of harmful gases produced by fuel. सो ये जो एसिड रेन है ये भी इन हार्मफुल गैसेस की वजह से होता है. एंड दे इफेक्ट द बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स एंड एक्वेटिक लाइफ. ये जो है बिल्डिंग्स को, मॉन्यूमेंट्स और जो भी एक्वेटिक लाइफ है उन्हें इफेक्ट करता है. ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बाय माइनिंग ऑफ कोल हैज मेड अ माउंटेन हॉलो. सो जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है माइंस का कोल के लिए, इससे भी जो माउंटेन्स है वो हॉलो हो गए, मीन्स खाली हो चुके हैं. As a result, they become weak and unable to bear the pressure of heavy rain and ends up causing flood and landslides. जिसकी वजह से ये heavy rains को सह नहीं पाते हैं और floods और landslides में cause करते हैं. For obtaining firewood, timber and wood for making paper, forest and being cut on the large scale, this deforestation has distributed a natural balance of oxygen and carbon dioxide. सो फायरवुड को ऑब्टेन करने के लिए फायरवुड हमें चाहिए, टिम्बर चाहिए और वुड चाहिए फॉर मेकिंग पेपर. अब इन सब चीज़ों के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है पेपर बनाने के लिए या फायरवुड के लिए. तो द फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन. अब फॉरेस्ट को हम क्या करते हैं? कट करते हैं. दिस डिफॉरेस्टेशन हैज डिस्ट्रीब्यूटेड द नेचुरल बैलेंस. और इस डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है? जो नेचुरल बैलेंस है वो कम हो रहा है, ऑक्सीजन जो है कम हो रहा है और बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इनका जो बैलेंस है वो खराब होता जा रहा है. इट हैज ऑल्सो अफेक्टेड द एनुअल रेन पैटर्न. और जो एनुअल रेन पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है. Thus, fuels are very useful to us, but their extensive and careless use can be harmful as well. So fuels हमारे बहुत important तो हैं, लेकिन हम इन्हें excessive बहुत ज़्यादा यूज़ करें, carelessly यूज़ करेंगे तो क्या होगा? ये हमारे लिए harmful भी हो सकते हैं. Now let's recall what we have learned in this chapter. Combustion is the process of burning a substance in the process of oxygen to produce heat and light. Some substances can undergo combustion while others cannot. Combustion may be complete or incomplete, rapid, spontaneous, or explosive. 3 conditions are necessary for combustion: combustible substances, oxygen, and ignite temperature. Fire can be controlled by eliminating any of these 3 forms
from the site of fire. Fuel provides us energy by combustion. Burning of fuel extensively may be harmful. Now let's answer this question, children. Name two combustible and two non-combustible substances. Name the psychological process that includes combustion. Write down the products two of complete and incomplete combustion. What is the luminous visible part of fire called? So जो luminous visible part होता है fire का उसे क्या कहते हैं? That you have to write. Which part of the candle flame appears yellow? And name three conditions required for combustion. What is calorific value? So the calorific value is the value which makes a fuel more efficient and more clean fuel. And what is ignition temperature? So children, you have to answer these questions on your own. And I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay elated.